स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विथ शशि में। तो चूँकि जो हमने इतिहास का सिलसिला शुरू किया था तो उसके अंतर्गत सबसे पहले जो वीडियो हुआ था जिसमें कि हमने इतिहास का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद से जो दूसरा हमारा वीडियो हुआ था उसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा। पाषाण काल को जो बांटा गया है उन तीनों में, और उन तीनों के दौरान मनुष्य ने किन किन कामों को करना सीखा। जैसे अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम देख सकते थे कि मनुष्य जो है वो गुफाओं में रहना शुरू किया, चित्रकारी करना शुरू किया, और इसके प्रमाण के रूप में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मिलती है। अगर ठीक बाद में आ जाते हैं अर्थात मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उस काल के दौरान जो मनुष्य है वो पशुपालन वगैरह करना शुरू कर दिया था और अपने जो मृतक थे उसके दाह संस्कार करना भी शुरू कर दिया था। और जैसे पशुपालन वहाँ से कुत्ते और भेड़ मतलब कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिल जाता है बागौर से। ठीक उसके जस्ट बाद आ जाते हैं जैसे कि नवपाषाण काल में आ जाते हैं। तो नवपाषाण काल जो है उसमें सबसे पहले मनुष्य कृषि करना शुरू कर देता है, और जो पहिए की खोज है वो इसी काल में हो जाती है। जबकि आग जलाने की हम बात कर लेते हैं तो वो जो है मनुष्य सबसे पहले यानी कि पूरा पाषाण काल में ही सीख जाता है। इस तरह से पाषाण काल हमारा क्लियर होता है। पाषाण के बाद से देखिए सबसे पहले तो पाषाण काल आता है। एक चीज़ हम आपको देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाषाण काल है, इसमें कोई वो नहीं है। पाषाण के बाद अर्थात इसका हो गया जैसे पत्थरों का मनुष्य सबसे पहले प्रयोग करना शुरू कर देता है, पत्थरों का। इसके बाद से क्या होता है, पाषाण के बाद से ताम्र पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है। अर्थात इस काल में जो मनुष्य है वो तांबा का प्रयोग करना सीख गया है। देखिए सबसे पहले मतलब इसमें मनुष्य जो है वो तांबा का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक उसके बाद का जो काल है वो है आपका कांसा का, यानी कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं। उसके बाद आता है लौह का, उसके बाद से लौह युगीन सभ्यता देख सकते हैं, जिसे महाजनपद काल भी कहते हैं। अब देखिए इसमें हमें देखने वाली बात क्या है, जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये जो कांस्य युगीन सभ्यता था तो कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है या बनता है या ना बने, लेकिन हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए जब पाषाण काल आया तो मनुष्य के पास सभी क्या है, हथियारों के रूप में धारनुमा कहिए या नुकीला कहिए, वो पत्थर के ही औजार है। लेकिन जैसे ही मनुष्य जब ताम्र पाषाण काल में आ जाता है अर्थात तांबे का आविष्कार कर लेता है तो उसके पास मतलब पत्थरों और तांबे दोनों का हथियार अवेलेबल है। ठीक उसके बाद जब कांस्य युगीन सभ्यता आती है तो वो कांसे का हथियार बना पाने में सक्षम है, और जैसे वो कांसे का हथियार बना लेता है ठीक उसके बाद जाकर के लौह युगीन जो सभ्यता आती है अर्थात महाजनपद काल जब आता है, लोहे का आविष्कार कर लेता है तो लोहा जो है वो काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होता है, जिस कारण से जो मनुष्य का अस्तित्व है वो काफ़ी विकसित हुआ और कृषि बड़े पैमाने पर होने लगी। जैसे ही कृषि मतलब होती है और मनुष्य जो अपने जरूरी आवश्यकताओं जिसमें कि भोजन का प्रबंध करना एक प्रमुख आवश्यकता थी, इसको जैसे ही पूरा कर पाता है मनुष्य की जो और चिंतन बुद्धि है वो विकसित होती जाएगी और मनुष्य जो है वो काफ़ी विकास करता जाएगा। और इसी को एक क्रांति की संज्ञा देते हैं, जैसे कि महाजनपद काल कहते हैं। वहीं से मतलब सब कुछ और काफ़ी अच्छे लेवल पे शुरुआत होती है इतिहास का। समझिए कि विस्फोट होता है, विस्फोट टाइप का जो है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से आ गए, अब हम आ जाते हैं जो भी उत्खनन के दौरान जो प्रमुख स्थान मिले हैं उनको देखेंगे और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम चाहते तो लिख करके एक एक बताते, बट उस तरह से समय ज़्यादा लग जाता है, जिस कारण से हम ऑलरेडी लिख के ला रहे हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड जब भी ले लिया जाएगा समस्याएँ जो होंगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और बहुत जल्द ही। लेकिन अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले आप एक कोड याद कर लीजिए, मतलब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है वो आप याद कर लीजिए, उससे आपकी चीज़ें कुछ हैंडल हो जाएंगी। और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये खुद का बनाया हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपको ट्रिक याद करना है दहराम 21। अब ये दहराम क्या है, सबसे पहले आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए दहराम 21, दहराम 21। अब दहराम से आप देख सकते हैं द से क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा, ह से क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, और रा से हो जाएगा रावी नदी की। अगर म से जो है मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है, म से क्या होगा, मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 21 से हो जाएगा 1921, अर्थात दयाराम साहनी जो है 1921 में इसकी खोज किए थे।
तब ये हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन प्रश्न बनते हैं उनको जरा देख लेते हैं। जैसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी, आज ऐतिहासिक सभ्यता थी, अर्थात इस समय लेखन कला का विकास हो चुका है, लिपि भी है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए क्या होगा, आज ऐतिहासिक सभ्यता हो जाएगी। ठीक, नीचे आते हैं, इसका क्षेत्रफल कई बार पूछा गया, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वो लगभग अवेलेबल है। उसके बाद से जानकारी इसकी सबसे पहले किसने दी, तो चार्ल्स मैसन ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी। ठीक, उसके बाद से आते हैं खोजकर्ता कौन थे, तो वो दयाराम साहनी हैं। उसके बाद से इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। उसके बाद से सर्वाधिक जो वर्तमान में ऐसे पुरातत्विक स्थल पाए गए हैं वो गुजरात में है। कई बार क्वेश्चन बना है कि सर्वाधिक स्थल कहाँ है, तो वो गुजरात है। ठीक, इसके बाद से अगर सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना कनिंघम ने, मतलब बहुत बड़ा उनका श्रेय रहा कनिंघम का, और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 के आसपास उसकी स्थापना की गई थी। और कनिंघम जो थे उनके श्रेय बहुत ज़्यादा होता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना करने में उनका श्रेय बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर महानिदेशक बात करें, जब ये उत्खनन हो रहा था तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके महानिदेशक जो उस समय जॉन मार्शल थे। ये सब प्रश्न कभी कभी बने हैं, तो देखिए हम आपको गाइड करना चाहेंगे कि वीडियो जो है वो तो आप देख ही रहे हैं ताकि आपके मस्तिष्क के अंदर कंसेप्ट बने। लेकिन कोई भी एक पुस्तक जो कि ऑलरेडी है, चाहे वो लुसेंट हो या कोई भी जीके की पुस्तक जिसमें शुरू से अंत तक चीज़ें दी हुई हैं, उसका भी आप अध्याय करते रहिए। क्योंकि जब जो चीज़ें हम लोग यहाँ बताते हैं, यदि आप जाकर के उन्हें बुक में देखते हैं तो वहाँ से आपको भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप कोई ना कोई मूल पुस्तक जरूर पढ़ें, मूल पुस्तक ही काम आएगा। और मैं अभी भी कहना चाहूँगा सभी छात्रों से जो भी तैयारी करते हैं कि बाबू आप लोग यूट्यूब के चक्कर में ना रहें, जितना हो सके उतना किताबों का अध्ययन करें, जितना हो सके उतना किताबों का अध्ययन करें। क्योंकि किताबें ही, और ये भी सच्चाई है ना कि यूट्यूब से कोई विद्वान नहीं बनता है, यूट्यूब से कोई विद्वान नहीं बनता है। जब भी आपको विद्वान बनना होगा तो किताबें आपको विद्वान बनाएंगी, इसीलिए आप किताबों पे फोकस कीजिए। हाँ बशर्ते, हाँ हेल्प भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी ना देख पाएँ शायद, उन चीज़ों को हम यहाँ देख सकते हैं। इसलिए यूट्यूब पर भी रहिए, लेकिन अधिक टाइम आप किताबों पर दीजिए, किताबें ही आपकी भला कर सकती हैं। उसके बाद से हम आ जाते हैं मोहनजोदड़ो में। देखिए सबसे अगर बड़ी बात कर लेते हैं तो ये जो हड़प्पा है प्रसिद्ध भी है, बड़ा तो उसे नहीं कहेंगे, बड़ा दूसरा है। उसके बाद से मोहनजोदड़ो जो है 2 नंबर पे प्रसिद्धि में आता है। तो मोहनजोदड़ो का एक ट्रिक हमने बनाया है, मोरालसी 22, क्या है, मोरालसी 22। और मोरालसी 22 शुरू से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है रखाल दास बनर्जी, पहले हाँ यहाँ समझ लेते हैं। देखिए मो से तो हो गया मोहनजोदड़ो, रा से हो जाएगा, ये भी रावी नदी के किनारे है, नहीं सॉरी रखाल दास बनर्जी है, रा से रखाल दास बनर्जी जो कि इसके खोज करता है। जैसे वहाँ दयाराम साहनी थे, इस तरह से यहाँ कौन थे, तो रखाल दास बनर्जी हैं। मोरा ल से देखिए ये जो पाकिस्तान का लड़काना ज़िला है वहाँ पे इसकी खोज की गई है। तो ल से क्या हो जाएगा, लड़काना ज़िला। सी से क्या हो जाएगा, तो सिंधु, अर्थात ये सिंधु नदी के किनारे है। 22 से हो जाएगा, 1922 में इसकी खोज की गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा। 1922 में जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज की गई थी। अब जो मोहनजोदड़ो है उससे क्या क्या प्रमुख चीज़ें मिली हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर जब बात है बृहद स्नानागार या बृहद अन्नागार, यानी कि उसमें अनाज को रखने के लिए भी बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बनवाए गए थे, वहाँ पे अनाज सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। अगर बृहद की बात कर लें तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर सिंपल आ जाए स्नानागार तो वो होगा हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार था। लेकिन अगर आ जाए बृहद स्नानागार तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और ऐसा किताबों में मिलता है या उस समय के विद्वानों को कहा मतलब गया है कि इसका जो बृहद स्नानागार है उसका प्रयोग किसी बड़े पूजा के अवसरों पे या कोई आयोजन किया जाता था तब इसका प्रयोग किया जाता था। बृहद अन्नागार भी है। उसके बाद से सूती एवं ऊनी वस्त्र भी मिले हैं। उसके बाद से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है जो कि ध्यान मुद्रा में है। अब देखिए पशुपति शिव से भी कई सवाल बना है तो उसको जरा यहाँ देख लेते हैं। एक छोटा सा देखिए डायग्राम बनाइए, ऐसे चीज़ें आपके मस्तिष्क में आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले क्षमा चाहते हैं ऐसे मूर्ति के लिए, लेकिन जो आता है वो हमने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ये रहे हमारे शिव की मूर्ति हो गई। और इसमें ध्यान भी रहे कि पशुपति सिंह अर्थात कि इसमें शिव तो है ही है लेकिन पशुपति अर्थात इसमें 2 सिंह वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें कई बार पूछा गया है कि ऊपर में बाएं तरफ में, तो ऊपर में बाएं तरफ में हाथी है, दाएं तरफ में भैंसा है। उसके बाद से अगर बात कर लेते हैं
बाएं तरफ नीचे में तो बाघ है, दाएं तरफ नीचे में कौन है, गेंडा है, और पैरों के सामने क्या है, तो 2 हिरण का चित्र है। तो इससे भी बन जाता है कि हिरण का चित्र कहाँ है, तो पैरों के सामने नीचे में हिरण का चित्र है, और ऊपर में किसका है, तो हाथी का, भैंसा का है, बाघ का है, गेंडा का है। और सवाल ऐसे भी बनता है कि पशुपति शिव का जो मूर्ति है उसमें निम्नलिखित में किस जानवर का मतलब चित्र नहीं है, बस। तो आप देख सकते हैं, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, चनहुदड़ों को देख लेते हैं, और ऊपर तो छूट रहा देख लेते हैं, पहले चनहुदड़ों को देख लेते हैं। अब देखिए चनहुदड़ों के लिए ट्रिक हमने किया है, आप देख सकते हैं, चमसी ट्रिक क्या है, चमसी ट्रिक है। अब देखिए च से चनहुदड़ों, म से हो जाएगा आपका मजूमदार, और सी से हो जाएगा सिंधु नदी, यानी क्या हो जाएगा, च से चनहुदड़ों हो जाएगा, म से मजूमदार हो जाएगा, सी से सिंधु हो जाएगा। देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट बना है, ये कई बार पूछा गया। गुड़िया और मन के बनाने कारखाना जो है, ये बहुत मैनी टाइम्स आस्क दिस क्वेश्चंस इन मैनी एग्जामिनेशंस, बहुत से एग्जामों में बहुत बार इसको पूछा गया है। उसकी वजह से क्या है, गुड़िया और मन के बनाने का कारखाना, मन के का अर्थ होता है मटका टाइप का जो होता है, उसको मनका कहते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना मिला है चनहुदड़ों में। उसके बाद लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो आजकल कालांतर में यूज हो रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की सभ्यताएं जो थी वो कितनी विकसित थी, जो कि आज जो लोग कर रहे हैं वो उस समय भी आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से जो वक्राकार ईंटें हैं, अर्थात वक्राकार का अर्थ होता है जैसे कि गोल, मतलब समझ सकते हैं। वक्राकार ईंटें जो हैं अब वो कहाँ से मिली हैं, तो चनहुदड़ों से मिली हैं। ठीक, उसके बाद से हम आ जाते हैं रोपड़ पे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रोपड़ से कितने सवाल बनते हैं। रोपड़ से सवाल बनता है कि रोपड़ कहाँ है, तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए, रोपड़ जो है वो पंजाब में है, मतलब आधुनिक जो वर्तमान क्षेत्र पंजाब है वहाँ पे है। उसके बाद से कह रहा है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो बीबी लाल थे। देखिए हमने बहुत कोशिश किया कि इसका भी कोई ट्रिक बन जाए, बट सॉरी ट्रिक नहीं बना पाया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, सब चीज़ ट्रिक से नहीं होता है, ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, चीज़ों को कंसेप्चुअल अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास कीजिए, वही चीज़ें आपके परमानेंट रह पाएंगी। उसके बाद से देखिए कई बार पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में रोपड़ रहता ही नहीं है, फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रूपनगर कई बार ऑप्शन में मिलता है, तो इसका वर्तमान नाम क्या है, तो रूपनगर है। उसके बाद से सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद से यहाँ से जो मिला है वो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो रोपड़ में मिला है। क्योंकि उस समय के लोगों को मानना था कि जिन चीज़ों से मुझे ज़्यादा लगाव है, शायद मेरे मरने के बाद वो चीज़ें अगर मुझे दे दी जाए, मेरे जो भी आगे आने वाले वंशज रहेंगे उनके द्वारा, तो शायद मैं अच्छा से रह पाऊँगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस कारण से ये लोग उन चीज़ों को उनके साथ दफना देते थे। तो यही कारण है कि कभी कभी बकरी के साथ दफन करने का साक्ष्य मिल जाता है, तो कभी कुत्ते के साथ दफन करने का साक्ष्य मिल जाता है। और अब थोड़ा सा और आगे वाला भी देखते हैं। हम लोग ने अभी इसके पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक था, 2-3 और थे जिसको हमने देखा, और उसी के क्रम जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है राखीगढ़ी। तो देखिए राखीगढ़ी जो है वो अभी भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल है। देखिए कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है, यानी कि जो पुराने समय का स्थल जहाँ से उत्खनन के पश्चात कुछ वस्तुएं मिली हैं या उसका संबंध जो है हड़प्पा काल से रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी है, इसीलिए प्रसिद्ध है और इससे कई बार प्रश्न बने हैं। ठीक, उसके बाद से आ जाते हैं लोथल, जो कि गुजरात में है। और लोथल से आप देख सकते हैं भोगवा नदी के किनारे है, क्योंकि लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोथल से क्या क्या मिला है ज़रा उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो लोथल से जो है आप यहाँ से देख सकते हैं डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का बंदरगाह, अर्थात उस समय जो वहाँ पे थे, यानी कि पतन था, बंदरगाह था, अर्थात पानी वाले जहाज़ जो थे वो वहाँ करके रुकते थे। उसके बाद से वहाँ से क्या मिला है, तो गुड़िया बनाने के कारखाने जो हैं वो आपको लोथल से मिले हैं। उसके पश्चात घोड़े का साक्ष्य। देखिए अगर बात कर लेते हैं हड़प्पा या मोहनजोदड़ो वगैरह कहीं भी, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान को सम्मिलित रूप से मिला लें, तो वहाँ पे कहीं भी घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। और लोथल में घोड़े का साक्ष्य मिला है। हो सकता है कि कहीं अन्य जो सभ्यता था, क्योंकि उसमें भी व्यापार होता था, तो उस व्यापार के दौरान वो लोग घोड़े को लेके लाए होंगे, तो किसी घोड़े का मृत्यु हो जाने के कारण उसकी अस्थियाँ जो हैं वो वहाँ पर मिली हैं। लेकिन उसके अलावा अन्य कहीं भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर स्थित स्थलों से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, सिवाय लोथल के। उसके बाद से आ जाते हैं हाथी दांत द्वारा निर्मित पैमाना, यानी कि जो पैमाना होते था जिससे कि कुछ नाप सकते थे, वो कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। तो इसको आप रिलेट कर लीजिएगा कि व्यापारी लोग आते थे तो पैमाना रखे होंगे अपना व्यापार करने के लिए। ठीक, उसके बाद से अग्निकुंड और क्या है, विभिन्न बांट, जैसे कि जो तराजू का जो बांट होता है जिससे कि द्रव्यमान को मापते हैं, वो कहाँ से मिला है, तो वो भी आपको लोथल से ही मिला है।
उसके बाद से लोथल को ही लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है। अर्थात लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लोथल को। लोथल के बाद से धौलावीरा होता है। देखिए धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। अब धौलावीरा जो है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धौलावीरा इसलिए प्रचित चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में से 40वां यूनेस्को की सूची में दर्ज किया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, तो धौलावीरा किस नदी के किनारे हैं, तो मानहर एवं मानसर नदी, मतलब अभी वो नदी नहीं है, उस समय वो नदियाँ थी, ऐसा जो भी विद्वान है उनका मानना है। तो मानसर एवं मानहर नदी जो है उनके किनारे जो था वो धौलावीरा स्थित था। और धौलावीरा से क्या मिला है, तो सोने की अंगूठी जो है वो धौलावीरा से मिली है। उसके बाद से हम फिर आ जाते हैं बनवाली। देखिए बनवाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का क्षेत्र, मतलब हरियाणा के अंतर्गत स्थित है एक पुरातात्विक स्थल जो है। फिर यहाँ देख सकते हैं सरस्वती नदी, जैसे कि अभी तो उसको काल्पनिक नदी के रूप में माना जाता है, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे ये जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। और उसके वहाँ से क्या मिला है, तो खिलौने के रूप में मिट्टी का हल है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो वो आपको हरियाणा से मिला है। ठीक, उसके बाद से जाते हैं कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान से मिला है और देख सकते हैं घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्लस में अग्निकुंड मिले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जूता हुआ खेत, यानी खेत उस समय में कौन जूतेगा भाई, तो जहाँ पे काली जी की कृपा होगी और वे लोग जीतेंगे। तो कालीबंगा जो है वहाँ से देख सकते हैं जूते हुए खेत का साक्ष्य प्लस अग्निकुंड का साक्ष्य मिलेगा। देखिए ये तो हड़प्पा का हमने पार्ट 1 देख लिया। पार्ट 1 में हड़प्पा से लेकर के मोहनजोदड़ो से लेकर के लोथल से लेकर राखीगढ़ी से लेके यानी आप देख सकते हैं धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनवाली है, कालीबंगा है। ठीक है, इन सब के बारे में और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई वो हमने देखा। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आप देखेंगे सामाजिक जीवन, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो था उसका सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक जीवन में उनके जो रहन सहन का तौर तरीका था, या ग्रुप में विभाजित थे या नहीं थे, या वो अपना मतलब प्रशासन कैसे करते थे। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन में, तो आर्थिक जीवन में हम देखेंगे कृषि क्या था, पशुपालन उस समय का क्या था, उसके बाद हम देखेंगे व्यापार उनका क्या था, उनका मुद्रा क्या था, करेंसी वगैरह। राजनीतिक जीवन तो देख ही चुके हैं। सामाजिक जीवन में देख लेंगे वस्त्र क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, इत्यादि सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उस समय जो भी नगर थी, क्योंकि देखिए नगर की विशेषताएं जो है हड़प्पा काल की बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कई बार सवाल पूछता है, सड़कों के बारे में, नालियों के बारे में, घरों के बारे में, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, नालियाँ जो हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। जो खिड़की दीवारें थी वो मतलब पीछे की ओर खुलती थी या आगे की ओर खुलती थी, इन सब चीज़ों को उसमें देखेंगे। नेक्स्ट अगला जो वीडियो आएगा। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि आखिर इसके पतन का कारण क्या थे, नष्ट कैसे हुआ, और इस पर विभिन्न विद्वान